उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर और गांधी जी आए थे यहाँ, और बैठ के उन लोगों ने ये फैसला किया कि भाई अब ये छोटी छोटी सी बातें हैं, और जो है आपस में हम लोग जो है वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और दूसरों से लड़ रहे हैं, आपस में हम लोग मिल के रहें, आप लोग कम से कम इतनी कुर्बानी दे दीजिए कि चाहे एक बात को, इस मामले को रफा दफा कीजिए। तो उस वक्त से ही ये रोड मेन रोड हुई। बचपन में काजी महल्ला था, अब तो काजी महल्ला ही नहीं रह गया, सही पूछिए तो। काजी महल्ले की हैसियत समझ लीजिए एक कॉलोनी की जैसी थी, यानी एक ही ख़ानदान के करीब करीब लोग इस पूरे महल्ले में लगते, कुछ ना कुछ एक दूसरे से रिलेटेड रहते थे। तो हम लोग के बचपन, हमारे बचपन में तो ऐसे लोग मौजूद थे, मसलन हकीम अताउल्लाह साहब थे, ख्वाजा गुलाम रब्बानी साहब थे, और उनके भाई साहबान थे। तो हम लोग हमारा बचपना था, तो उन लोगों को देखा हमने। ख्वाजा गुलाम रब्बानी साहब की हैसियत शेरघाटी में एक बड़ी हैसियत थी, ना हकीम शोएब साहब दखल देते थे, ना डिप्टी हुजैर साहब दखल देते थे, ना हकीम अताउल्लाह साहब दखल देते थे। ये सब बड़े लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे। तो वो था काजी महल्ला की एक रवायत थी। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पे पहुंचा हूं, ये शेरघाटी का काजी मोहल्ला है, और काजी मोहल्ले का ये जो घर हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये हकीम शोएब साहब का घर है, जो अपने आप में बड़ा ही ऐतिहासिक है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उनके साहबजादे अहमद असलम साहब। इन्हें लोग बतौर शायर भी जानते हैं और हकीम भी। अहमद असलम साहब, आपका स्वागत है बिहार आजकल में। शुक्रिया, बहुत बहुत। काजी महल्ले को लोग बड़ा ऐतिहासिक मोहल्ला मानते हैं कि ये रईसों का मोहल्ला रहा है, पढ़े लिखे लोगों का मोहल्ला रहा है, और यहाँ की इतिहास अपने आप में कुछ अलग है। तो हम आपके ही यहाँ से जाने कि आपके जो पिता थे, तो वो हकीम शोएब साहब अपने ज़माने के बड़े मशहूर हकीम थे। तो उस ज़माने में ये किस दौर की बात होगी जब आप छोटे रहे होंगे? तो उस दौरान में कहाँ कहाँ से लोग इलाज के लिए आते थे, और क्या इलाज की पद्धति थी, किस तरह से इलाज हुआ करता था? देखिए, हमारे वालिद साहब हकीम थे और क्वालिफाइड हकीम थे। दिल्ली से उन्होंने तिब पढ़ा था, और हकीम अजमल खान साहब के ख़ास शागिर्दों में से थे। तो ये था कि वालिद साहब ने बहुत आखिरी उम्र में मतलब शुरू किया था। हम लोग क्योंकि ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, हम रखते हैं न, हम लोग तो थे ही में हैं, इसलिए कि हमारे वालिद ज़मींदार थे, हम तो रहे नहीं। तो जब तक ज़मींदारी रही तो वो ज़मींदारी ही के काम में उलझे रहे, और जब ज़मींदारी ख़त्म हुई तो फिर हम लोगों की माशी हालत में भी काफ़ी तग़य्युर आया। तो उन्होंने मतब का सिलसिला शुरू किया। तो इसी घर में, कहीं दूसरी जगह नहीं, यहीं जो पुराना मकान था, जो देखा है आप लोगों ने, अब तो वो रहा नहीं बहरहाल। तो इसी में मतब था उनका। और उस वक्त ये था कि साहब अक्सर आसनसोल, बर्दवान वगैरह से मरीज़ वालिद साहब के पास आया करते थे, और उनका इलाज होता था। और उनके रहने के लिए भी इसी मकान में जगह थी, मकानियत थी। तो जिनको रहना पड़ता था वो रहते भी थे, और जिनको जाना होता था दवा लेके जाते भी थे। तो जो हिकमत का इल्म उनके पास था, तो क्या बाद में आपको भी लोग हकीम साहब कहते हैं? तो क्या आपने भी उसकी पढ़ाई की थी या उनके सोहबत में? हकीकत यह है कि हमने हिकमत की पढ़ाई, किताबें तो पढ़ी, लेकिन जो आज डिग्री नहीं लिया। वालिद की किताबें थी, उन किताबों से मुताला था। और चूँकि जो ये था कि साहब वालिद जब मतलब करते थे, तो शुरू में तो हम छोटे थे, तो अत्तार वगैरह थे, लेकिन फिर अत्तार वगैरह नहीं रहे। तो जो हमारे बड़े भाई थे, वो फिर मजले भाई, हमसे 2 बड़े भाई थे, दोनों तो अब नहीं रहे। तो उन लोग दवा वगैरह का इंतज़ाम, फिर जब वो लोग यहाँ से निकल गए, मैट्रिक करके चले गए पढ़ने के लिए बाहर, तो मतलब का सारा इंतज़ाम मेरे ज़िम्मा आ गया।
तो उस वक्त से हम वालिद साहब का मतलब देखने लगे, दवा का वगैरह का इंतज़ाम करने लगे, और उस वक्त से किताबों का भी मुताला रहा। तो उस सिलसिले में लोग हकीम कह देते हैं, लेकिन हकीकत यह है, सच्चाई यही है कि हमने कहीं से हिकमत की कोई सनद नहीं हासिल की है जिसको कहा जाए कि साहब सनद याफ्ता कहते हैं। लेकिन जहाँ तक इल्म का ताल्लुक़ है, इल्म में एक अलग चीज़ है। अभी उसमें क्या कुछ कर पाते हैं आप? अभी तो अब तो हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन बीच में सिलसिला था कुछ जो है लोग आते थे इलाज वगैरह के सिलसिले में, तो पेट वगैरह के मरीज़ या इस तरीके के या लेकिन हकीमों के बारे में कहा जाता है कि वो अपने इल्म को लेकर चले जाते थे, किसी को बताते नहीं थे। ये शिकायत सुनने को नहीं नहीं, देखिए मसला ये नहीं, असल जो तिब एक ऐसी चीज़ है जो ये कहता है कि साहब आप अपने से खुद अपने मरीज़ की तशख़ीस कीजिए और उसकी तजवीज़ कीजिए, समझाना। तो हालात ये हैं कि इसको थोड़ा आम भाषा में अगर आप समझाएं तो मतलब ये कि डायग्नोसिस कीजिए, अच्छा जी, पेशेंट की, और फिर उसको कौन सी दवा देना है ये आप सिलेक्ट कीजिए। अभी के हालात में जो आयुर्वेद है या यूनानी है, जिसको कि अभी BAMS कहते हैं या BUMS कहते हैं, जो अभी है, लेकिन ये जो कूटने पीसने वाली दवा है इसको लोग थोड़ा बोझ समझते हैं अब। तो अभी क्या लगता है, इसकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, बोझ तो समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि साहब वो तरीक़ा इलाज जो था, आयुर्वेद का हो चाहे यूनानी का हो, तरीक़ा इलाज वही सही है। इसलिए कि ये यूनानी कोई आज की चीज़ नहीं है, ये सबकी माँ है जी। जितनी भी पैथी है जी दुनिया में, आप चाहे जो एलोपैथी ले लीजिए, होम्योपैथी ले लीजिए, सारी चीज़ें ले लीजिए, वो सब यूनानी, वो भी यूनानी ही से निकली हुई है। वो सबसे पहले आपको क्या सिखलाता है, आपको जो है ना वो मेडिसिन की, जिसको हम लोग कहते हैं बुस्तानुल मुफरिदात, यानी एक दवा है, मान लीजिए उन्नाब नाम, उन्नाब की क्या खासियत है ये आपको पढ़ना है। मुलहट्टी है तो उसको क्या, मुलहट्टी की क्या क्या खुसूसियत है, और खांसी में अगर मुलहट्टी आपको फ़ायदा कर रही है तो हमको नुकसान भी कर सकती है। हमारे यहाँ यूनानी 4 चीज़ पर बेस करती है, समझा। उसको हमारी ज़ुबान में, यूनानी की ज़ुबान में कहते हैं सफ़रा, सौदा, बलगम, खून। जैसे दुनिया 4 चीज़ पर बेस करती है, हवा, पानी, आग, मिट्टी, समझा। इसी से उसका इसी से इंसान बना हुआ जी। इसलिए अक्सर लोग मेरे से बात जब करते हैं, कुछ एक जोड़ के 5 तत्व भी कहते हैं लोग। हाँ जी। तो अक्सर मेरे कुछ लोग हैं पटना में बात होते हैं, तो हम कहा कि भाई इंसान मिट्टी का बना हुआ है, समझाना, और मिट्टी को आप कोड़िएगा, कोड़ते जाइए तो कुछ न कुछ निकलता चला जाएगा उसमें जी। इसमें से ख़त्म नहीं होगा निकलना। इसी तरीके से इंसान का जिस्म है, मट्टी का है, आप उसको कुरे देते रहिए, उसमें बीमारी निकलती रहेगी, उसमें अच्छाई भी निकलेगी, उसमें बुराई भी निकलेगी, कुछ ना कुछ निकलता ही चला जाएगा, इख्तिताम नहीं है इसका, समझाना बहरहाल। तो अब इसी से मुवाजना किया गया है। यूनानी का जो बेस है, जैसे मान लीजिए कि साहब हवा, समझा, तो हवा की मिसाल खून से दे दी गई, समझा। ठहराव नहीं है, खून को ठहराव नहीं है, अगर खून जम गया तो आप ख़त्म, समझा। पानी बलगम से मिसाल दे दी गई, समझा। तो पानी की जो खुसूसियत है, अब पानी को आप रिसर्च कीजिए, और पानी का रिसर्च करने के बाद आप बलगम को रिसर्च कीजिए, हवा को रिसर्च कीजिए, हवा को रिसर्च करने के बाद खून की रिसर्च कीजिए, समझा। सौदा मट्टी को कहा गया, मट्टी की रिसर्च कीजिए, सारी चीज़ें तो मट्टी में हैं, तो मट्टी को रिसर्च कीजिए, तब आप सौदे को समझिएगा, समझा। सफरा आग को कहा गया, जो आग की खुसूसियत है, गर्म, सफरा गर्म को कहते हैं। तो सफरावी मिजाज सुना भी होगा, तो सफरावी मिजाज का मतलब ये कि गर्मी। तो जो आग की खुसूसियत है, जो आग की खासियत है, वो सफरा में है। तो आप उसको पढ़िएगा तब इसको समझिएगा। और इस तरीके से यूनानी ये कहता है कि आप हवा, पानी, आग जो है वो बदलता रहता है। आपके यहाँ के मौसम में और बॉम्बे के मौसम में बहुत फ़र्क है। एक दवा आपको फ़ायदा यहाँ कर सकती है,
लेकिन वहाँ नहीं कर सकती। अच्छा, क्लाइमेट भी वजह बनेगी। क्लाइमेट, समझा। अभी किस तरह देखते हैं आप, जहाँ लोग सिर्फ एलोपैथी को ही बड़ा इलाज मानते हैं, और आप अगर मेडिकल के एडमिशन को भी देखें तो एमबीबीएस को बड़ा चीज़ माना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बाकी चीज़ें जो हैं वो आयुर्वेद हैं या होम्योपैथ हैं या यूनानी हैं। तो अभी लोग तमाम लोग एलोपैथी इलाज को ही बड़ा मान रहे हैं। तो अभी क्या बदलाव आया है? तो हिकमत के ज़माने को अगर आप देखें तो देखिए अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे इल्म में हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पेट की बीमारी है, एलोपैथी उसमें फेल है, पेट का इलाज सही नहीं कर सकती। इलाज और तकलीफ, बीमारी और तकलीफ दो चीज़ है। दर्द आपको हो रहा है तो दर्द ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन दर्द के ख़त्म होने से आपका मर्ज़ नहीं ख़त्म हो जाता है। समझा ना? अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो दर्द का इलाज तो हो जाएगा, 2 खुराक में हो जाएगा। लेकिन अगर पेट में आपके लीवर पर वर्म है, आपका लीवर फैटी हो गया है, आपका लीवर, मतलब ये कहें कि अलग अलग पैथी की अलग अलग खूबी। हाँ, ये कहेंगे। हाँ बिल्कुल। कोई पैथी ये नहीं कह सकता कि हम सुपर हैं। हाँ, एलोपैथी यूनानी से निकला हुआ है, ये मानते हैं लोग। फिर होम्योपैथ, हाँ, वो भी उसी से निकला हुआ है। ये सब उसके बाद की चीज़ है। अच्छा। समझा? जैसे हाँ, वो तो प्राचीन चीज़ तो वही हाँ, है, यूनानी आयुर्वेद है, ये प्राचीन है। तो कहा जाता है कि सुकरात है, बुकरात हैं, जालिनूस हैं, अफलातून हैं, तो ये सब तो इनको एलोपैथिक भी मानता है ना, इनको तो एलोपैथिक भी नहीं मानता, ऐसा तो नहीं। चलिए अब हम इस हिकमत और हकीम की कहानी से अलग आपसे कुछ सवाल करते हैं कि आपका बचपन काजी मोहल्ले में गुजरा, जाहिर है, और जो यहाँ की तारीख़ रही, तो अपने बचपन में आप किस तरह से काजी मोहल्ले को देखा, और बचपन की यादों में जो ज़मींदारी थी या जो हालात थे उस वक्त के, तो उसमें आपने किस तरह महसूस किया काजी मोहल्ले को? कौन सी चीज़ें हैं जो अब भी आपको याद आती हैं? देखिए उस वक्त हम लोगों के बचपन में काजी महल्ला था। अब तो काजी महल्ला ही नहीं रह गया, सही पूछिए तो। काजी महल्ले की हैसियत समझ लीजिए एक कॉलोनी की जैसी थी, यानी एक ही ख़ानदान के करीब लोग इस पूरे महल्ले में लगते कुछ ना कुछ एक दूसरे से रिलेटेड रहते थे। तो हम लोग के हमारे बचपन में तो ऐसे लोग मौजूद थे, मसलन हकीम अताउल्लाह साहब थे, ख्वाजा गुलाम रब्बानी साहब थे, और उनके भाई साहबान थे। तो हम लोग हमारा बचपना था, तो उन लोगों को देखा हमने। ख्वाजा गुलाम रब्बानी साहब की हैसियत शेरघाटी में एक बड़ी हैसियत थी, यानी पूरे शेरघाटी में के वो समझ लीजिए कि सरदार थे मुसलमानों के। जो भी फैसला होता था ख्वाजा गुलाम रब्बानी साहब ही करते थे। हमारे वालिद मरहूम थे, डिप्टी उज़ैर साहब थे। लेकिन एक रवायत थी काजी महल्ले की कि किसी भी तरीक़े की बात हो तो रब्बानी साहब के पास जाइए। ये एक सरदारी की हैसियत उनको मानते थे लोग, उनकी बात। हाँ, पूरे शेरघाटी में कहीं कोई बात हो जाए मुसलमानों में तो सब मानते। और फिर काजी महल्ले में अगर किसी के पास हमारे पास आ गए तो होता था कि नहीं, रब्बानी साहब के पास जाइए। रब्बानी साहब मामले का फैसला के रूप में ना हकीम शोएब साहब दखल देते थे, ना डिप्टी उज़ैर साहब दखल देते थे, ना हकीम अताउल्लाह साहब दखल देते थे। ये सब बड़े लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे। तो वो था काजी महल्ला की एक रवायत थी कि एक आदमी महल्ले का अगर इस पोजीशन का है तो उसको हम लोग सब मिल करके उसी को जो है आगे बढ़ाएं। तो ये सब बातें याद आती हैं। अब वो काजी महल्ले में वो बात नहीं रह गई। अब तो काजी महल्ले में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आके बस रह गए हैं, मुख्तलिफ़ ख़यालात के। अब हर घर अपना अपना फ़ैसला चाहता है, हर घर जो है चाहता है कि मेरे यहाँ से फ़ैसला हो, मेरे यहाँ से फ़ैसला हो। तो ये बदलाव आ गया काजी महल्ले में, वो रवायत नहीं रही। इल्म अदब का गहवारा था तो मसलन ये कि साहब उधर ख्वाजा अब्दुल करीम साहब वगैरह जो हमारे से पहले थे, या डिप्टी अनवार साहब वगैरह जो डिप्टी उज़ैर साहब के वालिद थे, इन लोगों के किस्से सुने हमने। और वो एक ये था कि एक रख रखाव था काजी महल्ले का,
समझाना। आपसी इख्तलाफ अगर किसी में था भी थोड़ा बहुत, समझा, तो वो सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद रहता था, समझा। मतलब हमसे आपसे अगर नहीं है तो हमारा ख़ानदान पर, हमारे घर पर इसका असर कुछ नहीं है, समझ रहे। हम आपसे हमारी बातचीत नहीं, लेकिन आपके बाल बच्चों से मिलना है, आपके घर में जाना है, आना है, ये है वो है, सब कुछ है। वो भी आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। ये अखलाक और रवादारी, हाँ, अखलाक और रवादारी थी, वो नहीं है, वो नहीं है, समझाना। और ये सब चीज़ें हमने देखी काजी महल्ले की, समझ गए, और वही सब चीज़ें याद आती हैं। सर ये बताइए कि आपके घर में बताया जाता है कि कभी कुछ फ़ैसले के लिए कई बड़े नेता भी आए थे, जो इस सड़क को लेकर, कभी अली बिरादरान और कई बड़े नेता जो हिंदुस्तान के मशहूर नेता, वो भी एक मीटिंग हुई थी और एक पंचायती कहें तो वो हुई थी, और शेरघाटी के कई नामवर लोग बैठे थे। तो इसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी यह है कि हमने बताया ना कि काजी महल्ला एक कॉलोनी की हैसियत रखता था। ये रोड काजी महल्ले की मखसूस रोड थी। ये रोड जो आगे जाइएगा आप, जो सुनारटोली कहते हैं, वहाँ से जो बैराम खान साहब के पास DAV वाली रोड, और उस तरफ मंदिर के पास जो निकलती है वो थी मेन रोड, समझ रहे हैं। और बाकी यहाँ से वहाँ से यहाँ तक ये काजी महल्ले की मखसूस रोड थी, जिस पे सिर्फ काजी महल्ले के लोग ही आ जा सकते थे, या महल्ले पैदल लोग आते जाते थे। किस्सा यूँ है कि साहब, वो जैसा कि हमने सुना है जी कि वो कुछ उस वक्त इंतशारी दौर था, आज़ादी से पहले जो हालात अभी हैं वैसे पहले भी थे। तो उसमें ये हुआ कि साहब कोई दशहरे वगैरह का प्रोग्राम था, तो वो लोग चाह रहे थे कि इधर से ले जाएं। तो काजी महल्ले वालों ने, हमारे वालिद वगैरह ने उनको वहाँ रोक दिया कि नहीं, आप इस महल्ले में नहीं जा सकते। उसके लिए मामला कुछ तूल पकड़ा, केस मुकदमा हुआ, वो सब कागजात भी थे, ये सब कागजात ज़ाया हो गया। हम रहते तो दिखला भी देते, खैर फैसले के कागजात थे। हाँ, फैसले के कागजात तो क्या, मुकदमे के कागजात थे। तो उसी के फैसले के लिए यहाँ आए थे। तो उसमें मालूम यह है कि साहब महात्मा गांधी आए थे और मौलाना मोहम्मद अली जौहर आए थे, 2 आदमी। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर तो बस ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अभी जिससे आप निकले, ये कोठरी थी हमारी, इसी में ठहरे थे। और गांधी जो हैं वो वहाँ पचतन लाल के यहाँ ठहरे थे। और मीटिंग हुई थी इसी हॉल में हमारी, जो गिर गया, जिसमें आप लोग अक्सर आके बैठे भी होंगे, देखा भी होगा। तो वो फैसला हुआ था कि साहब उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर और गांधी जी आए थे यहाँ, और बैठ के उन लोगों ने ये फैसला किया कि भाई अब ये छोटी छोटी सी बातें हैं, और जो है आपस में हम लोग जो है वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और दूसरों से लड़ रहे हैं, आपस में हम लोग मिल के रहें। आप लोग कम से कम इतनी कुर्बानी दे दीजिए कि चाहे एक बात को, इस मामले को रफा दफा कीजिए। तो उस वक्त से ही ये रोड मेन रोड हुई, समझा ना। हाँ, आम सड़क हो गई, आम सड़क हुई। उससे पहले ये काजी महल्ले की मखसूस थी, और इसमें सिर्फ काजी महल्ले वाले आते जाते थे, या जो प्रोसेशन वगैरह जो निकलता होगा वो इधर से नहीं जाता था। ये हमारी सुनी हुई बात है। लेकिन गांधी जी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये दोनों की मीटिंग यहीं हुई थी हमारे हॉल में, और यहीं पे बैठ के फैसला हुआ था। और उसी वक्त से फिर लोगों ने, उसमें वो वालिद साहब थे, ख्वाजा गुलाम रब्बानी साहब वगैरह जो होंगे उस वक्त, तो असल तो ख्वाजा गुलाम रब्बानी साहब थे फैसला। तो उन लोगों ने फैसला किया कि ठीक है भाई, अब इतने अली बिरादर आ गए हैं, तो इनकी बात को कैसे उठाया जाए। तो ये है उस बात की हकीकत। अब तालीम वगैरह कहाँ हासिल किया? तालीम तो यहीं हासिल किया, शेरघाटी ही में। अच्छा। असल तालीम का मामला ये रहा कि हमको वालिद ने हिफ्ज़ में लगा दिया था जी, समझा। 2 भाई बड़े जो थे, वो तो वालिद ज़रा दूसरे जहन के आदमी थे, तो उस वक्त तो उनका तो खैर था। तो सिलसिला रहा हिफ्ज़ का। हिफ्ज़ वगैरह करने के बाद फिर हमने ज़ाती तौर से तो स्कूल में बाज़ाब्ता तालीम हासिल करने की बात जहाँ तक है वो मैंने नहीं की,
लेकिन स्कूल की तालीम हासिल कर ली। जी समझा, उस वक्त ऐसा होता था, हो जाता जी, था, समझा। और उसके बाद फिर है तो वो हम लोगों का थोड़ा इंतशारी दौर था, ज़मींदारी जा चुकी थी, जी समझ गए। तो बड़े भाई तो ठीक है, बड़े भाई मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, मझले भाई भी माइनिंग इंजीनियर थे, समझ गए। लेकिन हम तो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। लेकिन फिर उसके बाद हम यहाँ से चले गए बम्बई, और फिर वहाँ बम्बई जाने के बाद हमने एयर कंडीशनिंग का कोर्स किया, समझा, एयर कंडीशन रेफ्रिजरेशंस का टेक्निकल लाइन में। इसलिए कि उस वक्त यही था कि कुछ ना कुछ ज़रिया माश बनाया जाए, क्योंकि उसके बाद समझ लीजिए कि 2-3 साल हमारे वालिद साहब फराश हो गए थे। तो जब साहब फराश हो गए तो वो मतलब वगैरह का सिलसिला भी बंद हो गया, फिर घरेलू जिम्मेदारियाँ भी थीं। तो आपके दोस्तों में बचपन में कौन रहे, दोस्त जो काजी महल्ला के हों या आपके घाटी के हों? देखिए, मेरे बचपन के जो भी दोस्त थे वो सब गुजर चुके हैं। अच्छा, कोई अब बाकी नहीं है। जिनमें करीब करीब जैसे एक थे फर्दुल हसन के मामू थे, अच्छा। तमन्ना, तमन्ना हम लोग कहते थे, वो हमारा दोस्त था। एक हमारा भांजा भी होता था, बहुत करीबी दोस्त था, अबू साले, जो आप डॉक्टर साहब के बड़े बहनोई अबुल हसनात को जानते होंगे, जी, उनका संजला भाई। तो अबुल हसनात जो था वो मेरा भांजा था, मेरी सगी फूफीजाद बहन का लड़का था। तो हम लोग मामू भांजा थे, लेकिन बचपन के दोस्त थे। और जब हम यहाँ नहीं थे तब तो बात दूसरी थी, लेकिन आने के बाद फिर हम लोगों की दोस्ती उसी तरीके से। और दूसरे मोहल्लों में आपके दोस्तों में से दूसरे मोहल्लों में देखिए, उतरवारी मोहल्ले में हमारे 2-3 दोस्त थे, समझा। वो नाम नहीं, जैसे नूरुल बशर बहुत करीब, सुखिया हम लोग उसको बोलते थे। वो अपने वक्त में बचपन में सुखिया कह रहा था। कफिल मेहंदी था, समझा। और आपके फिर वो साकी अब वारी, अब क्या ऐसा कुछ नाम था। ये लोग उतरवारी मोहल्ला के दोस्तों में से थे। तो असल ये था कि बचपन में हम लोग घर से कम निकलते थे, और निकलते तो बड़े चुप्पे चोरी निकलते। वीआईपी फैमिली तो वीआईपी फैमिली नहीं है तो समझा ना, तो बहुत चुप्पे चोरी निकलते थे। तो उसमें बाहर के दोस्त बनाने में ज़रा मुश्किल होती थी। तो मोहल्ले के जो लड़के थे वही हम लोग के, तो मोहल्ले में हम ही लोग थे, और बाकी तो कोई वैसा था नहीं। अब यहाँ पर थे बदलू साहब, जो ख्वाजा रफ़ीकुल्लाह साहब कहलाते थे, वो उनका एक साला का लड़का था, अजन, वो था। इस तरीके से हम लोगों के 4-5 दोस्त थे मोहल्ले के, जो हम लोग एक साथ रहते थे। और उतरवारी मोहल्ला के 1-2 दोस्त थे, और किसी मोहल्ले में। और फिर वो बाद में बहुत, बचपन में तो नहीं, लेकिन बाद में फिर हमारी बड़ी अच्छी थी वो समी, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट में था, तो उर्दू मोहल्ला के, तो समी हमारा दोस्त था। इस तरीके से बाहर की शेरघाटी के दोस्तों में से बस यही लोग। मोहम्मद अजमल साहब थे, वो जामिया ही में पढ़ाया था वालिद ने उनके, इसलिए कि हमारे बड़े चचा का इंतकाल बहुत पहले हो गया था, जब भाईजान हमारे बहुत छोटे थे। तो उनकी सरपरस्ती में उन्होंने सब रहे वो। तो शुरू ही से उन्होंने, जैसे आज के जी क्लास वगैरह कह लीजिए, उस वक्त से वो जामिया में पढ़े थे भाई अजमल साहब। तो जाकिर हुसैन साहब उस वक्त जामिया कायम किया था। जाकिर हुसैन साहब दिल्ली में रहते थे, वालिद से मुलाकात थी, दोस्ताना था। बहरहाल पढ़ के आए थे। तो जब यहाँ गवर्नर बन के आए वो बिहार के, तो मेरे सामने की बात है कि भाईजान ने एक दिन कहा कि भाईजान के उस्ताद रहे थे, तो जाते थे वो पटना, तो मिल। तो उन्होंने कहा कि साहब, जाकिर साहब पूछ रहे थे आपको कि भाई हकीम साहब पटना नहीं आते। तो हम कहा कि आते, तो भाई मुलाकात की ख्वाहिश थी। मैंने आ गया, गवर्नर वगैरह से मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं है। हाँ, गवर्नर वगैरह से मिलने हम नहीं जाएंगे। भाईजान काफ़ी जोर के चलिए छोटे भाई, यानी कि हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। खैर बहरहाल नहीं गए। उसके बाद जाकिर साहब की विज़िट हुई थी यहाँ, शेरघाटी आए थे, और यही टीले पर, जो यहाँ पर टीला है, इसी पर प्रोग्राम था। हाँ, हटिया दरबार हाउस के पास, यहीं स्टेज बना था, यहीं आए थे। तो जाकिर हुसैन साहब आए थे। तो जाकिर हुसैन साहब जब आए तो भाईजान गए, उनके उस्ताद थे, उनको जाना था। तो जाकिर हुसैन साहब ने पूछा कि उस वक्त हम अच्छी खासी उम्र थी मेरी, जाकिर हुसैन साहब 12-14 साल की उम्र के
होगी। तो जाकिर हुसैन साहब ने पूछा कि भाई हकीम साहब इनके तो घर पर हैं, कहीं की मुलाकात करने की ख्वाहिश थी। तो हमारे फूफा थे संजले, तो उनको भी थे स्टेज पर, तो उन्होंने भाईजान ने कहा कि फूफा जाइए छोटे अब्बे को बुलाए, कह दीजिए कि जाकिर हुसैन साहब मिलना चाहते हैं। आए तो पापा कहाँ, उन्होंने कहा इनकी साहब जाकिर हुसैन साहब मेरे, हमको गवर्नर से मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं है। हाँ जाकिर हुसैन हमारे दोस्त हैं, हम जाकिर हुसैन से मिलना चाहते हैं, लेकिन जाकिर हुसैन जब हम दिल्ली जाते थे तो जाकिर हुसैन के घर पे जाते थे। आज वो सिरघाटी आए तो उनको शुएब के घर पे आके मिलना पड़ेगा, समझा। तो पापा ने जाके कह दिया। तो फिर जाकिर हुसैन साहब ने वहाँ से एक माजरतनामा लिखा कि साहब मेरी बदकिस्मती है कि हम जाकिर हुसैन की हैसियत से नहीं आए हैं, हम एक गवर्नर की हैसियत से आए हैं, समझा, सिरघाटी में। और हमारा मामला यह है कि साहब हम बग़ैर प्रोटोकॉल के आगे बढ़ नहीं सकते, प्रोटोकॉल है, हम एक कदम न उससे आगे जा सकते हैं न पीछे जा सकते हैं। इसलिए अगर जाकिर हुसैन की हैसियत से आए होते तो आपके पास आते, लेकिन ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात हो जाती माजरत के साथ। तब फिर वालिद गए मिलने के लिए, कहा हम यहाँ मौजूद थे कि मिलो वाला वही शिरवानी होकर अल्लाह गए, उन्होंने स्टेज पर मिले। तो वो इस किस्म के आदमी थे। अब वो समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत असर कुछ न कुछ हालत सबों में है। खुद नुमाई मेरे बड़े भाई मंझले भाई अब तो नहीं रहे, आप शायद हम समझते हैं कि इस वक्त अच्छे से अच्छा शायद नावक साहब को छोड़ करके सिरघाटी में मेरे बड़े भाइयों के मुकाबले में कोई फांसीदा नहीं था। दोनों भाइयों को इतना अच्छी फांसी जानते थे, जबकि वो दोनों साइंस के स्टूडेंट थे, दोनों साइंस के स्टूडेंट थे, दोनों इंजीनियर थे, समझा। लेकिन फारसी इतनी अच्छी थी मेरे बड़े भाइयों की दोनों की कि साहब उनको लिस्ता बोस्ता पढ़ा था उन लोगों ने, समझा। लेकिन कभी नहीं, कहीं नहीं, कुछ कोई ऐसी बात नहीं। तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग, अच्छा ऐसा महसूस होता है कि लोग समझेंगे कि जो है वो अपने को ये कर रहे हैं, बस इसी में कट होता रहा और कोई वजह नहीं रही। सर बहुत शुक्रिया हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। वीवर्स, आज मैं सिरघाटी के काजी महल्ले में था और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अहमद असलम साहब। ये काजी महल्ले की यादों को साझा कर रहे थे और इनसे जुड़ी जो यादें थी, ख़ास तौर से इनके पिता जो हकीम शुएब साहब थे, तो वो हिकमत जो हकीम वैद की दुनिया होती थी उस ज़माने में, किस तरह से इलाज किया जाता था, उन यादों को भी इन्होंने साझा किया। और बहुत सारी चीज़ें जो इस काजी महल्ला की ख़ास यादें थी, और क्या माहौल था काजी महल्ले में अभी से 50 साल या 60 साल पहले या आज़ादी से पहले जो माहौल था, उन अपनी यादों को साझा कर रहे थे और बता रहे थे। वीवर्स, हम फिर कुछ अलग कहानी लेकर, अलग मोहल्ले की इतिहास को लेकर, वहाँ के कोई जाने पहचाने चेहरे से आपको मिलवाएंगे, बात कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीवर्स हमसे जुड़ने के लिए।